हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में आपने पादप किस प्रकार से भोजन बनाते हैं वो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। ये क्लास 7 NCERT साइंस चैप्टर 2 है आपका। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है ना, पादप के बारे में आप जानते हैं कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है ना। परंतु प्राणी जो है ना, जंतु जो है इस प्रकार के इस तरीके से भोजन नहीं बनाते हैं। तो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी जो है सीधे सीधे पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य पौधे अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे को क्या करते हैं, खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को क्या करते हैं, खाते हैं। याद रखिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की क्या होती है फ्रेंड्स, आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं है ना कि प्राणियों के पोषण है ना में क्या क्या होता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि क्या होती है, सम्मिलित होता है। तो आपने क्लास 6 में देखा था कि भोजन के क्या क्या होते हैं। बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे संघटक जो है जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं प्रयोग, है ना। अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है ना, ये जो जटिल कॉम्प्लेक्स पदार्थ हैं ये क्या हो गया है, छोटे छोटे है ना सरल पदार्थों में क्या हो गया है, कन्वर्ट कर करके जो है जंतु जो है इसको लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे भाग है ना, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना, है ना। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में क्या होना, परिवर्तित होना, टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो आप सबसे पहले पॉइंट्स नोट्स करेंगे है ना कि जटिल पदार्थों का सरल अणुओं में या सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। नेक्स्ट है खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ। तो खाद्य को किस प्रकार से विधि, अलग अलग विधि है ना, उसको इनटेक करने का, उसको लेने का। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जंतुओं में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। मधुमक्खी है ना या मरमर पक्षी जिसको हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, वो पौधों के मकरंद चूसते हैं, मतलब उसके रस चूसते हैं। मानव और अन्य जंतुओं में शिशु माँ के दूध पीते हैं। इसी तरीके से अजगर जो है ना, वो क्या करता है, अपने शिकार को समूचा ही निगल लेता है। इसी तरह से जो भी है ना जलीय प्राणी हैं, अपने आसपास पानी में तैरते हुए कुछ कणों को जो है छान कर उनका भक्षण करते हैं। तो यहाँ पे है ना आपको एक यहाँ पे दिया गया है कि कुछ जंतुएं हैं है ना, उनके अंदर जो है अंतर्ग्रहण की अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, तो मरमर पक्षी आपने देखा किस प्रकार से भोजन करता है। तो क्या करता है, हमिंग बर्ड है ना, जो भी पौधे हैं उसके ऊपर जो फूल होता है ना, वहाँ से मकरंद को क्या करता है, वो चूस लेता है। जू है ना, मच्छर है, इस तरीके से क्या कैसे करता है आप सभी को पता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक अद्भुत सत्य स्टार फिश के बारे में है। तारा मछली जिसको बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का क्या करता है, आहार करता है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तारा मछली जो होता है वो ऐसे जंतु जिसके ऊपर कठोर कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, उसको क्या करता है, आहार के रूप में उसको लेता है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को क्या करता है, वो खा लेता है और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही देखिए एक आश्चर्य वाली बात है कि ये क्या करता है, अपने मुख से आमाशय को बाहर निकालता है। तो स्टार फिश के बारे में आप ध्यान में रखिएगा कि कौन ऐसा जंतु है जो कि अपने आमाशय को बाहर निकाल करके भोजन को ग्रहण करता है। तो वो कौन है, आपका स्टार फिश मछली। हम लोग के तो ऐसे शरीर में नहीं होता है कि हम लोग का आमाशय जो है वो बाहर निकल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं यहाँ पे मानव में किस प्रकार से पाचन होता है। तो हम अपने मुख द्वारा भोजन को क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में क्या हो जाता है, निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से क्या होता है, गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर के है ना, सबसे पहले मुख गुहिका में जाता है, फिर आपका ग्रास नली या जिसको ग्रशिका बोलते हैं, इशोफेगस है ना। नेक्स्ट आपका आमाशय जिसको हम पेट बोलते हैं,
ठीक है, स्टोमिक। इसके बाद आपका छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत बोला जाता है, और बृहदांत जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। और फिर लास्ट में जो है ये बड़ी आंत मलाशय से जुड़ा होता है, और मल द्वार या गुदा के द्वारा क्या होता है, जो भी अपशिष्ट होते हैं वो क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। ठीक, ये देखिए आपका है ना, भोजन जो है इसी तरह से क्या होता है, आहार नाल का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कई बार पूछा जाता है ना, जैसे जैसे ये देखिए, जैसे जैसे क्या होता है, भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति जो है वो क्या होती है, क्षुद्रांत और आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है, और पाचक रस क्या करता है, जटिल पदार्थों को उसके सरल अणुओं में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे है ना कि यहाँ पे दो भाग है आपका, एक तो है ना आहार नाल के अंतर्गत दो है, एक आपका अंग के रूप में और एक आपका ग्रंथि के रूप में। तो ग्रंथि जैसे कि लाल ग्रंथि हो गया, यकृत आपका ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है ना, ये सभी मिलकर के क्या करता है, पाचन तंत्र, मतलब पाचन तंत्र जो है दो से मिलकर के बना है। एक आपका है आहार नाल, दूसरा आपका होता है ग्रंथियाँ, ठीक है ना, और इसके द्वारा जो है पाचन प्रक्रिया जो है वो संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये देखिए पिक्चर में आपको है ना, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जो है आपका मुख गुहिका है, ठीक है, यहाँ से आप भोजन को क्या करते हो, अंदर लेते हो। यहाँ पे आपका लार ग्रंथि है, ठीक है, नीचे आपका ग्रशिका जिसको इसोफेगस बोल रहे हैं, ये आपका क्या है, आमाशय है ना, जे शेप का जो आप देख रहे हो आमाशय है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये आपका यकृत है, यहाँ पे छोटा सा जो है ये आपका पित्ताशय है ना, ये आपका अग्नाशय है, ये आप देख रहे हो अंदर का पार्ट, ये आपका क्षुद्रांत, और ये बाहर में जो है आपका बृहदांत है, ये आपका मलाशय और ये गुदा। तो यहाँ पे हम इसकी बात बाद में करते हैं है ना, एक एक कर करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले भोजन जो है क्या हुआ, मुख गुहा है ना, मुख में जो है प्रवेश किया। तो भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता है, मुख के द्वारा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये देखिए कुंडल बूझो जो है चित्र में देख करके है ना, अत्यधिक कुंडली क्षुद्रांत को देख करके आश्चर्यचकित है, वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं है ना कि कितना ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कितना आहार नाल का जो है लंबाई होता है या फिर क्षुद्रांत की लंबाई होती है। तो टोटल अगर आहार नाल की बात करें तो फ्रेंड्स आहार नाल जो है आपके मुख गुहिका से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, आपके मलाशय तक जाता है ना। तो ये टोटल जो लेंथ होता है ना, तो टोटल जो आपका लेंथ होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये जो पूरा लेंथ है आपका यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक है ना, इसकी ये पूरा लेंथ 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, लॉन्ग कितना होता है, 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, तो ये आप देख रहे हो ग्रसिका, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं है ना, फूड पाइप के नाम से ये ज़्यादा फेमस है आपका। अब फ्रेंड्स सबसे पहले भोजन कहाँ आया, मुख में आया है ना। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या हो गई, अंतर्ग्रहण हो गई। अब हम दांतों की सहायता से भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या करते हैं, पीस देते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में है ना, यानी सॉकेट में क्या होता है, धसा होता है। इसीलिए जिस तरह से ये जो गर्तिका में क्या होता है, धसा हुआ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं गर्तदंती है ना। तो ये आपसे नहीं पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन, बस आप ये याद रखिए मसूड़ों के बीच में अलग अलग सॉकेट में क्या होता है, दांत जो होता है वो वहीं पे जो है अच्छे से व्यवस्थित होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स समझिए है ना, अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना करें है ना। तो अपनी तर्जनी से दांतों को छू करके महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब या रोटी का टुकड़ा लेकर के आप कर सकते हैं है ना, कि कौन से दांत से आप काटते हैं, कौन से दांत फोड़ने का काम आता है, कौन से दांत चीरने का और कौन से दांत पीसने और चबाने का काम आता है। तो जब आप इस तरीके से करेंगे है ना, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन दांत होता है। सबसे पहला आपका जो होता है वो होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, दंत सूत्र है ना, जिसको हम बोलते हैं दंत सूत्र। डेंटल फॉर्मूला आपका होता है 2 1 2 3
है ना, ये पहला जो है आपका उसको बोलते हैं हम लोग इंसीजर्स, है ना, इंसीजर जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है कैनाइन, कैनाइन्स। इसके बाद है आपका प्रीमोलर, है ना, जिसको अग्र चवर्णक बोलते हैं, है ना, ये आपका चवर्णक मतलब मोलर, ठीक है, मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं और ये आपका क्या है, दंत सूत्र है 2 1 2 3, मतलब निचले जबड़े में, है ना, बाएं साइड और दाएं साइड 2 दांत होता है। तो यहाँ पे आप, है ना, जब हम लिखेंगे यहाँ पे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि कितना यहाँ पे जब हम इसको भरेंगे। तो निचला जबड़ा की बात करें यहाँ पे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, निचले जबड़े में कितना दांत होता है, तो कर्तन और दंसन, है ना, वाले दांत। तो कतरने वाला दांत यहाँ पे कितना होता है, तो ये होता है आपका 4, ये भी होता है आपका निचला ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा में 4 टोटल अगर देखें तो 8, ठीक है। चिरने और फाड़ने वाला आपका क्या होता है 2 1 2 3, ठीक है ना, 2 1 2 3 था, तो एक इधर, है ना, तो इस तरीके से 2 निचले जबड़े में और 2 ऊपरी जबड़े में। चबाने और पीसने वाला, तो दोनों ये जो देख रहे हैं आप, दोनों क्या है, पीसने और चबाने वाला है। तो ये आपका 3 2 5, है ना, 5 और 5 10 निचले जबड़े में और 10 ऊपरी जबड़े में। तो यहाँ पे 4 और ये है 20। इस तरीके से टोटल दांत कितना हो गया आपका 32 हो गया। तो इस तरीके से आपका होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, है ना, दूध के दांत, है ना, दूध के दांत या अस्थाई दांत। तो सबसे पहले क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व, है ना, कुछ वर्ष पूर्व जो है आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवावस्था में निकलता है और लगभग 8 साल की उम्र तक क्या होता है, सभी दांत गिर जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं। और इन्हीं स्थानों पर क्या होता है, दूसरे दांत निकलते हैं जिसको हम लोग स्थायी दांत के नाम से जानते हैं, है ना। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। तो ये हो गया आपका, ये देखिए, है ना, यहाँ पे हिंदी में आपको लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है क्या, कृतंक, है ना, इसको बोलते हैं कृतंक, जिसको हम इंसीजर्स बोल रहे थे। तो ये देखिए 2 और 2, है ना, 2 1 2 3, है ना, 2 1 2 3, तो 2 हो गया, ये भी इधर भी 2 1 2 3, है ना। तो इस तरीके से निचले जबड़े में आप इसको अच्छे से काउंट कीजिए, निचले जबड़े में 2 2 4 आपका क्या होता है, इंसीजर्स होता है, जिसको कृतंक बोलते हैं, है ना। 1 1 2 आपका क्या होता है, रदनक होता है। इसी तरीके से 2 2 4 आपका अग्र चवर्णक और 3 3 6 क्या होता है, चवर्णक होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पे, ये देखिए एक क्रियाकलाप दिया गया है ना, 2 परखनली लेना है आपको, ए और बी चिन्हित करना है। एक में आपको उबले चावल, है ना, उबले हुए चावल डालना है और दूसरे में जो है क्या करना है, कुछ देर तक मुंह में 3 4 5 मिनट तक उसको चबा करके, चावल को मुख में चबा करके जो है बी परखनली में डालना है। फिर दोनों परखनली में 3 से 4 ml जल डालिए और फिर अब दोनों परखनलियों में क्या करना है, दोनों परखनलियों में आयोडीन विलयन यहाँ पे 2 से 3 बूंद डालेंगे। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जहाँ पे आपने उबला हुआ चावल डाला था, यहाँ पे उबला हुआ चावल इस परखनली में है, इसमें चबाया हुआ चावल है। तो आपको पता है ना, आपने क्लास 6 में देखा था कि जब हम क्या करते हैं, जब हम आयोडीन का बूंद जो है डालते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना, स्टार्च की उपस्थिति के लिए क्या होता है, वो नीला काला रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका उबला हुआ चावल है, इसमें क्या है, स्टार्च है, तो इसका रंग क्या हो गया, नीला हो गया। ये चबाया हुआ चावल है, तो चबाए हुए चावल में क्या हो गया, स्टार्च का जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, है ना, लाल रस से क्या हो जाता है, लाल रस चावल के मंड को क्या कर देता है, शर्करा में बदल देता है, मतलब कि शुगर में बदल देता है। इसीलिए जो है ब्लू नहीं हो पाता है, नीला नहीं हो पाता है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई होती है। इसका अग्रभाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ का कार्य ज्ञात है?
हम बोलने के लिए जीभ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है यह भोजन में जो है लार को मिलाने का काम करता है ना। तो जीभ जो है बोलने में काम करता है, लार को मिलाने का काम करता है, निगलने में भी मदद करता है। इसके अलावा जीभ के द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्वाद कलिकाएँ होती है, जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वाद का हमें क्या होता है, पता चलता है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप 2.4 में आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो निम्न पदार्थ आप यहाँ पे विलयन बना लीजिए। कौन सी है, यहाँ पे देखिए चीनी का विलयन है, नमक का विलयन है, खट्टा तीखा सभी तरह के हैं। और आप अपने मित्र की आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और इस तरीके से जीभ के बाहर आप क्या कीजिए, उसको रखने के लिए कहिए सीधे। और विलयन में है ना पता लगाइए है ना कि अलग अलग कहाँ कहाँ पे जीभ के किस किस पार्ट पर कौन सा जो है उसको टेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने मित्र से यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जीभ के किस क्षेत्र में मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे स्वाद का अनुभव होता है ना। और आप इस तरीके से 2.6 में दिए गए प्रत्येक क्षेत्र का स्वाद का नाम और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्रियाकलाप करना है, तो यहाँ पे ये देखिए पिक्चर, ये देखिए एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, है ना, इस तरीके से है। तो सबसे आगे वाला जो आप पार्ट देख रहे हो है ना, यहाँ ये आपका क्या है, ये आपको मीठा का, यहाँ से आपको मीठा का पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये आपको शॉवर खट्टा का पता चलेगा, यहाँ पे भी शॉवर है ना। इसके अलावा ये दोनों है ना। तो नेक्स्ट जो आपका है वो आपका यहाँ पे जो है साल्टी। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे स्वीट, ठीक है, मीठा चीज़। यहाँ पे आपको साल्टी नमकीन स्वाद का पता चलेगा। और यहाँ पे जो है सौर खट्टा का ना, यहाँ पे भी शॉवर, ठीक है। उसी तरीके से सेम इधर भी है साल्टी नमकीन और ये आपका स्वीट है। यहाँ पे जो है आपको किस चीज़ का पता चलता है, बीटर मतलब कड़वा का, ठीक। यहाँ पे आपको तीखा कड़वा जो है आपको पता चलता है। तो आपको पता चल गया जीभ के जो आगे वाले भाग है मीठा, उसके जस्ट बाद नमकीन, उसके जस्ट बाद सॉवर और फिर लास्ट में बीटर। तो इस तरीके से जब आप गोलगप्पे खाते हो तो क्या होता है, मीठा भी रहता है, खट्टा भी रहता है आपको, है ना, तीखा भी रहता है, नमकीन भी रहता है। इस तरीके से आपको सब मिला करके क्या लगता है, चटपटा महसूस होता है। तो ये है आपका जीभ के बारे में, ठीक। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना, कि दंत क्षय क्यों होता है जब आप ज़्यादा चॉकलेट, है ना, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ अगर आप खाते हो, है ना, ठंडे पेय, चीनी युक्त जो भी मिठाइयाँ हैं, जिसके कारण दंत क्षय जो है होता है। तो इसलिए प्रतिदिन व्यक्ति को जो है 2 बार ब्रश करने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अब भोजन कहाँ चली गई, कृषिका में, है ना। अभी कहाँ था, मुख में था, है ना। तो लार की सहायता से क्या हो गया, भोजन अभी जो है स्टार्च का जो है परिणत हो गया किसमें, आपका स्टार्च, मतलब स्टार्च का परिणत हो गया शुगर में, है ना। अब यहाँ पे भोजन जो है ग्रसिका मतलब भोजन नली में आ गया है। तो निगला हुआ ग्रास नली, है ना, अथवा ग्रसिका में जाता है। निगला हुआ भोजन जो है कहाँ जाता है, ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है, ठीक है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन के कारण क्या होता है, भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार संकुचन होती रहती है तथा यह गति भोजन को जो है नीचे की ओर ढकेलते रहती है। इस तरीके से जो है उसमें संकुचन होता है और भोजन कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है। फलस्वरूप बमन मतलब वोमिटिंग के द्वारा उसको बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने बमन किया हो, है ना, मतलब वोमिटिंग किया हो। इसके कारण के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो ये देखिए आपका भोजन है, ठीक है, ये आपका क्या है, भोजन है ना, ग्रसिका से होते हुए जा रहा है और इसमें क्या हो रहा है, भोजन संकुचन हो रहा है ना। आप इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, भोजन आमाशय में चला आता है। उल्टी क्यों होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका है ना कार्डियक स्पिंचर होता है, कार्डियक स्पिंचर होता है, जो कि क्या होता है, कभी कभी आप उल्टा सीधा चीज़ खा लेते हो तो जो इसकी जो गति है वो ऐसे ना होकर के उल्टी दिशा में होने लगती है और इस तरीके से कार्डियक स्पिंचर जो है, जैसे ही आपने भोजन खोला तो यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर क्या होता है, यहाँ पे खुल जाता है और इस तरीके से भोजन अंदर चला जाता है ना। इस तरीके से फिर वापस जब उल्टी दिशा में जब होने लगता है भोजन का गति, तो फिर क्या होता है ना, भोजन की गति, भोजन जिस गति से जाता है ग्रसिका, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस, है ना, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, ठीक है। आपको इतना डिटेल जानने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे हम
एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं और यहीं तक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटेट में ज़्यादा को पूछा नहीं जाता, बस आप जान सकते हैं, है ना, नॉलेज के लिए कि जिस गति से भोजन ग्रसिका से जाता है आमाशय में उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस, और यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक स्पिंचर लगा होता है ना। जैसे ही भोजन यहाँ पे आता है कार्डियक स्पिंचर ओपन हो जाता है और भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। लेकिन जब आमाशय की पेशियों में जब संकुचन उल्टी दिशा में होने लगता है तो क्या होता है, वोमिटिंग होने लगता है, कार्डियक स्पिंचर खुल जाता है और इस तरीके से भोजन जो है फिर से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब भोजन कहाँ चला आया, आमाशय में। आमाशय जो है मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। आमाशय क्या है, मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा और जे आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो ध्यान में रखेंगे, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, आमाशय है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में जाकर के क्या होता है, खुलता है। मतलब ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और इस तरीके से क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय में भोजन 2 से 4 घंटे तक लगभग रहता है। अब यहाँ पे देखिए, आमाशय की आंतरिक अस्तर जो होता है वो क्या होता है, आमाशय की आंतरिक अस्तर श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि श्लेष्म, है ना, जो है क्या क्या निकलता है, श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस कुछ स्रावित होते हैं। तो श्लेष्म का फंक्शन क्या है, आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करना। अम्ल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो भी आप भोजन के साथ जो भी जीवाणु पहुंचते हैं उसको नष्ट करता है ना। साथ ही यह माध्यम को भी क्या बनाता है, एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है, जिससे कि पाचक रस को क्रिया करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। पाचक रस क्या करता है, प्रोटीन को सरल अणुओं में विघटित कर देता है ना। पाचक रस जिसको हम जठर रस भी बोलते हैं, जठर रस क्या करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, मुख में किसका पाचन शुरू हो गया था, आपका स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, जो कि है ना शुगर के रूप में, मंड के रूप में क्या हो गया था, वो परिवर्तित हो गया था। और यहाँ पे जो है आमाशय में पाचक रस, जठर रस के द्वारा प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं, है ना, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है, हिचकी आती है एवं घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों में श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। जब खाद्य कण जो है श्वास नली में प्रवेश करता है तब आपको खांसी, हिचकी जो है या घुटन का अनुभव होता है। श्वास नली नलिका से आने वाले वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं, है ना। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, भोजन निगलने के लिए एक मांसल रचना बाल्ब का कार्य करती है, जो श्वसन नली को क्या करता है, ढक लेता है और भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन का कण श्वास नली में प्रवेश कर जाता है तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी आती है या फिर खांसी उठती है। तो भोजन करते समय कभी भी आप बातचीत ना करें, है ना, कभी भी आप जल्दबाजी में खाना ना खाएं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब भोजन जो है कहाँ चला गया, आमाशय जो है कहाँ पे जाकर के खुलती है, क्षुद्रांत छोटी आंत में। तो क्षुद्रांत के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। क्षुद्रांत की लंबाई के बारे में अगर पता करें तो यहाँ पे 7.5 मीटर का आपका क्षुद्रांत की लंबाई होती है। 7.5 मीटर 7.5 मीटर लंबी होती है। अत्यधिक कुंडलित नली है, यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यह किससे स्राव प्राप्त करती है, यकृत और अग्नाशय से। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। तो क्षुद्रांत की भित्तियों से भी कुछ रक्त जो है क्या होता है, कुछ जो है रस जो है वो स्रावित होता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करें, है ना, कि यकृत जो है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपर, है ना, जो क्या होता है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होता है। तो यकृत आप देख रहे थे पिक्चर में, है ना, उदर के दाहिनी ओर था। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, आपका यकृत होता है, जो उदर के दाहिनी ओर, है ना, स्थित है। यह पीत रस स्रावित करता है। पीत रस कौन स्रावित करता है, आपका यकृत, है ना, जो एक थैली में संग्रहित होता है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। यकृत के द्वारा क्या होता है, पीत रस स्रावित होता है। पीत रस कहाँ पे जमा होता है, तो आपका पित्ताशय में जमा होता है। और पीत रस किसके पाचन में सहायता करता है, तो वसा के पाचन में सहायता करता है। तो आपने देखा आमाशय के जो दीवार से जो निकला हुआ पाचक रस, जठर रस था, वो आपके प्रोटीन को पचाने में मदद किया। यहाँ पे यकृत से जो निकला पीत रस
है ना, जिसको हम पीत रस बोलते हैं, ये आपका जठर रस था, यहाँ पे पीत रस है जो कि पित्ताशय में क्या होता है, जमा होता है और ये वसा के पाचन में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। अब हम अग्नाशय के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। अब आप बताइए यहाँ पे, है ना, कि आपका जो यकृत है वो किस कलर का था, तो यकृत आपका लाल भूरा रंग का होता है। यहाँ पे ये पीले रंग की, सबसे पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे अवस्थित होता है, अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां पे आंत्र रस जो है पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के कार्बोहाइड्रेट जो है सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अग्नाशय में आकर के क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वसा नहीं पच पाया उसको सरल रूप में यहाँ पे परिवर्तित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कि इसमें ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इसी तरह से प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, जो भी बचा हुआ जो अर्धपाचित भोजन है वो अग्नाशय में जाकर के क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में सरल अणुओं में परिवर्तित हो गया, वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो गया और प्रोटीन जो है किस में हो गया, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष जो है क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया और अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने, है ना, ये ब्यूमॉन्ट क्या है, चिकित्सक हैं, चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु अमाशय के छिद्र जो है भली भांति बंद नहीं कर पाए। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। छिद्र को किससे, पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को, मतलब उस चिकित्सक को, है ना, छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है ना, अगर आपको इस तरीके का अवसर प्राप्त हो तो आप देखेंगे या नहीं, है ना, बहुत लोग को तो डर लग जाएगा। तो यहाँ पे ब्यूमॉन्ट जो है उस छिद्र से अमाशय के अंदर जो भी कार्य हो रहा था उसको देख रहे थे और उन्होंने भोजन का, है ना, अमाशय में भोजन का मंथन कर रहा था। उसने देखा कि अमाशय जो है क्या कर रहा है, भोजन का मंथन कर रहा है, इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता है। उसने यह भी देखा कि अमाशय जो है क्षुद्रांत में तभी खुलती है जब अमाशय में भोजन पूरा पच जाता है। तो अमाशय में आपका लगभग 2 से 4 घंटे तक भोजन रहता है और लगभग भोजन क्या हो जाता है, 90% 80% भोजन आपका पच जाता है आपके अमाशय में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्षुद्रांत में अवशोषण। अब यहाँ पे क्षुद्रांत में जो है छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया भी होती है। तो पचा हुआ भोजन जो है क्या होता है, अवशोषित होकर के क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं से चला जाता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, है ना। जब पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित जो रुधिर वाहिकाएं होती है ना, उसमें जब चला जाता है तो क्या होता है, इसको हम अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति होती है उसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है ना। इस तरीके से जो है अंगुली नुमा संरचना जो है पाई जाती है। इस तरीके से अंगुली नीमा जो है उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं या फिर इसी को रसांकुर बोला जाता है। विलाई, है ना, VILLI, है ना, विलाई इसको हम लोग बोलते हैं। तो विलाई के आसपास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है रक्त का, है ना, वाहिकाएं होती है, रुधिर वाहिका होता है जिसके थ्रू जो है भोजन का अवशोषण होता है। तो दीर्घ रोम में आंत्र का क्या भूमिका है, तो दीर्घ रोम में जो है पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को क्या कर देता है, वो तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए क्या करता है, तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। तो प्रत्येक दीर्घ रोम में क्या होता है, सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार से जो है अवशोषित भोजन पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भाग तक क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां इसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। अब
अवशोषित भोजन क्या हुआ, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा। इसके बाद क्या होगा, जटिल पदार्थों को बनाने की क्रिया प्रारंभ होगी। इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का, है ना, जो भी आपका अवशोषण के थ्रू, है ना, जो भी आपका बना वो क्या हुआ ना, ग्लूकोज बना, है ना। तो शरीर में क्या होता है, कोशिकाएं होती है और कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, है ना, मतलब ग्लूकोज जो है C6H12O6, है ना, ये जो है आपका क्या होता है, ऑक्सीजन जब आप श्वास ले रहे हो तो श्वसन क्रिया के दौरान यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है CO2 और H2O, इसके फलस्वरूप यहाँ पे ऊर्जा जो है क्या होता है, वो मुक्त होता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है विघटन हो जाता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज टूट करके फिर से जो है CO2 H2O और ऊर्जा मुक्त करता है। यही एक जो है ये क्या है, सरल अणु से क्या हुआ, जटिल अणु का या जटिल पदार्थ का फिर से बना, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है, वो कहाँ भेज दिए जाते हैं, बृहदान्त्र में भेज दिए जाते हैं, मतलब बड़ी आंत में भोजन चला जाता है जो भी नहीं पच पाता है। बृहदान्त्र जो है क्षुद्रांत की अपेक्षा, है ना, चौड़ी एवं छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर इसका लंबाई होता है। इसका मुख्य कार्य जल तथा कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर, है ना, क्या हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग निष्कासन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हम लोगों ने जान लिया कि मनुष्य में किस प्रकार से पाचन होता है। अब यहाँ पे समझते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे पशु क्या करते हैं, लगातार जुगाली करते रहते हैं, है ना। जब वे खाना नहीं खा रहे होते तब वो क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में क्या कर लेता है, भंडारित कर लेता है, और ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग आपका रुमेन कहलाता है ना। जिस भाग में जल्दी जल्दी भोजन को निगल करके, है ना, आमाशय का एक भाग है आपका रुमेन, जिसमें क्या कर लेता है, जंतु जल्दी जल्दी खा करके भोजन को उसमें संग्रह कर लेता है ना, जिसको प्रथम आमाशय कह सकते हैं। क्योंकि रुमेना, इसका जो आमाशय होता है वो 4 भाग में बटा होता है। तो पहला जो भाग है रुमेन, वहाँ पे क्या करता है ना, उसको रख लेता है। रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ पे रुमेन, जिसमें भोजन जल्दी जल्दी निगल करके रखा था, उसमें आंशिक पाचन हो जाता है, जिसे जुगाल या फिर कड कहते हैं, है ना। तो जो आंशिक भोजन है, आंशिक पचा भोजन है, आंशिक पचा भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जुगाल या फिर कड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दे सकता है। तो जो आंशिक पचा हुआ भोजन है, आंशिक पाचन या भोजन है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कड बोलते हैं। ठीक है ना, कड बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुगाल बोलते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे चबाता रहता है ना। इस तरीके से बाद में फिर से उसको मुख में लाता है और इसको क्या करता रहता है, चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, रोमंथन। ठीक, तो ये आप पिक्चर में देख लीजिए, ये है ग्रसिका, इसके द्वारा भोजन जो है कहाँ आया, रुमेन में आया, है ना। ये आपका क्षुद्रांत है। इस तरीके से इसका ये पूरा आमाशय जो कि 4 भागों में बटा हुआ, 1 2 3, है ना, 4, इस तरीके से ये आपका। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बृहदान्त्र और आपका अंधनाल के बारे में। कभी कभी, है ना, यहाँ पे इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम ये देख लीजिए। तो रोमंथन इसको कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं जुगाली करना। इसी को क्या बोलते हैं, जुगाली करना कहते हैं या रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु जो कि रोमंथन करते हैं, मतलब जो जुगाली करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, रूमिनेंट बोलते हैं, या इसी को रोमंथी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जंतु को क्या बोला जाता है, रूमिनेंट बोलते हैं या रोमंथी कहते हैं। फ्रेंड्स, घास में क्या होता है, सेलुलोज की प्रचुर मात्रा में, सेलुलोज जो है प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु जैसे हिरण आदि में रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु ऐसे मानव सेलुलोज को पचा नहीं पाता है। तो बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं या मानव होते हैं जो कि सेलुलोज को पचा नहीं पाते। तो ऐसा क्या बात है भाई, है ना, जो कि ये पचा लेता है ना। तो इसको समझते हैं यहाँ पे। जानवर जैसे कि घोड़े, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदान्त्र के बीच में क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है ना। जो भी रोमंथन जो भी जंतु होते हैं, है ना, ऐसे जंतुओं में क्षुद्रांत और बृहदान्त्र के बीच में क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होता है, जिसको हम अंधनाल कहते हैं।
है ना। और अंधनाल में क्या होता है, सेलुलोज को पचाने वाले कुछ जीवाणु वहाँ पे होते हैं जो कि मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। तो ये आपका मेन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, है ना, कि जानवरों में जो कि घास खाने वाले जानवर होते हैं जैसे घोड़ा, खरगोश, ये सब में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में एक थैलेनुमा संरचना होता है जिसको हम अंधनाल कहते हैं, और इसमें जो है पचाने वाले जीवाणु मौजूद होता है जो कि सेलुलोज को पचाने में मदद करता है, और ये मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपने देख लिया। अब तक आपने जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे जंतु हैं जिसमें न मुख होता है ना ही पाचन तंत्र होता है। तो ऐसे जंतु किस प्रकार से अपना भोजन जो है वो पाचन करते हैं या फिर अंतर्ग्रहण करते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अमीबा में संभरण एवं पाचन, अमीबा किस प्रकार से भोजन को पचाता है। अमीबा जो है जलाशयों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव है ना। ये क्या है आपका, यूनिसेलुलर होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्रीय केंद्रक और कोशिका, है ना, एक गोल सघन कोशिका द्रव यहाँ पे जो है उसके अंदर एक केंद्रक होता है और उसमें क्या होता है आपका कोशिका द्रव। बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति क्या करता रहता है, बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें हम पदाव या फिर कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रवर्ध जो है ना अमीबा के जो है निकलता रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रवर्ध निकलता है जिन्हें पदाव या फिर कृत्रिम पाँव इसको बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे जो इन्हें गति एवं भोजन पकड़ने में मदद करता है ना। तो पदाव का यूज़ क्या है, इसको गति देता है एवं भोजन को पकड़ने में मदद करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पदाव विकसित करके क्या करता है, ये चारों ओर पदाव विकसित करके उसे निगल देता है। ठीक है ना। तो जब इसको पता चलता है कि कहीं आसपास में भोजन है तो खाद्य के चारों ओर क्या करता है, पदार्थ विकसित कर करके उसको निगलने लगता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में क्या हो जाती है, फंस जाती है। खाद्य धानी में क्या होता है, फंस जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसको क्या करता है, सरल पदार्थों में पचा देता है उसको, है ना। सरल पदार्थों में वो विभाजित हो जाता है और पचा हुआ खाद्य जो है धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ जो है वो क्या होता है, अमीबा की वृद्धि, रखरखाव, गुणन के लिए उसको उपयोगी होता है। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य धानी द्वारा क्या हो जाता है, फिर से बाहर निकल जाता है। और भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों के समान है जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। मतलब एक चीज़ तो आप समानता देख रहे होंगे कि सभी में क्या हो रहा है, जो भी जटिल पदार्थ था वो सरल पदार्थों में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है एवं ऊर्जा मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा ये सारी बातें, यहाँ पे ये समझिए, है ना। ये देखिए अमीबा है, यहाँ पे केंद्रक, है ना, ये है आपका पदाव, ठीक है, जो जिसको हम मतलब स्यूडोपोडिया, है ना, ये आपका क्या होता है, जिसको हम फॉल्स फिट बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है, भोजन को पकड़ने में गति प्रदान करता है, गति प्रदान करने में तथा भोजन प्रदान करने में इसको, है ना, भोजन को पकड़ने में हेल्प करता है। ये है इसका खाद्य, है ना, कणिका जिसको बोलते हैं, है ना, ये जा रहा है ना, और ये क्या कर दिया, खाद्य धानी है अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे खाद्य धानी में जैसे ही खाद आता है क्या होता है, फंसा लेता है अपने अंदर और इस तरीके से जो है बाहर खाद्य धानियाँ ये भी है आपका बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जो है अमीबा का पाचन होता है। ये देखिए आपका छूट गया था यहाँ पे, कभी कभी आपको जल रूपी, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है फ्रेंड्स, है ना, कभी कभी आपको बहुत, है ना, मल का बार बार निष्कासन करना होता है। इस स्थिति को हम लोग दस्त कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोगी को हम लोग पिलाते हैं जीवन रक्षक घोल जिसको हम ORS घोल कहते हैं, या फिर पानी को क्या करते हैं, उबाल करके उसमें चुटकी नमक और जो है चीनी का घोल उसको पिलाया जाता है। तो ये आपका है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, और कुछ आपका नहीं है। यही तक था आपका ये चैप्टर। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सारांश एक बार। जंतु जो है पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित होता है। तो जंतुओं के पोषण में कौन कौन सी चीज़ सम्मिलित होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला आपका क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण, है ना। पहले क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ना, उसके बाद इसका पाचन होता है और फिर बाद में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आहार नाल तथा अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। मतलब मानव पाचन तंत्र जो है कैसे बनता है, आहार नाल और
ग्रंथियों से बनता है, जिसमें क्या क्या होता है, मुख गुहिका, ग्रशिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत जो कि मलाशय में समाप्त हो जाता है ना, तथा छठा आपका गुदा भी सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां कौन कौन है, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, अमाशय की भित्ति और इस तरीके से क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। तो ये आपने देख लिया। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होता है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन शामिल है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि भोजन के जो पाँच है ना न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है जानवरों में, है ना, उसके क्रम, सही क्रम में सजाइए उसको। तो आपको क्रम में यहाँ पे सजाने के लिए दे देगा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या कर देगा, आपको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, इसके बाद आपका पाचन, फिर आपका अवशोषण, स्वांगीकरण और फिर निष्कासन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले मुख से पाचन शुरू होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है ना। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, अमाशय में। और यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशयी रस एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया द्वारा भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। कौन से पोषक तत्व का सबसे पहले होता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है ना। नेक्स्ट जो है प्रोटीन का पाचन आपका शुरू हो जाता है अमाशय में जाकर के, और यकृत, अग्नाशय, है ना, जो भी क्षुद्रांत की भित्ति है वहाँ से जो भी रस स्रावित होता है उससे भोजन के, है ना, जो क्षुद्रांत में जाकर के सभी चीज, है ना, जो भोजन का पाचन है ठीक से पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहद्रांत में अवशोषित होते हैं, है ना। बृहद्रांत में पाचन का काम नहीं होता है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्नलिखित में कौन से ऐसे, है ना, ऑप्शन है सही है जिसमें पाचन से रिलेटेड, है ना, पाचन से रिलेटेड कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि आपका सही है जिसमें कि पाचन क्रिया नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, बृहद्रांत में क्या होता है, पाचन क्रिया नहीं होता है। ये क्या करते हैं, जल एवं कुछ लवणों को अवशोषित करते हैं। जो भी आप दवाइयाँ खाते हैं, है ना, वो सभी जो है बृहद्रांत में जाकर के क्या होता है, पचता है। ठीक, बृहद्रांत में जाकर के, है ना, कुछ लवण का जो है अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो ये हो गया। बिना पचा हुआ अवशिष्ट जो है जिसका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में क्या होता है, गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका गाय, भैंस, हिरण जैसे घास खाने वाले जो जंतु होते हैं जिसको हम रोमंथी या रूमिनेंट्स कहते हैं, वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उसको क्या करता है, निगल लेता है तथा रुमेन में भंडारित करता है। रुमेन में क्या करता है, भंडारित करता है। कुछ अंतराल के बाद भोजन को पुनः मुँह में लाता है और फिर धीरे धीरे क्या करता है, उसको जुगाली करता है। जुगाली मतलब है ना, चबाते हैं। तो ऐसे जंतु को क्या कहते हैं, रोमंथी या रूमिनेंट्स। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सीटेट के एग्जाम्स में, है ना, निम्नलिखित में से कौन से जो है पशु हैं वो रूमिनेंट्स हैं, है ना। गाय, भैंस, है ना, इस तरीके से आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। कुत्ता, है ना, हिरन, तो क्या हो जाएगा आंसर, कुत्ता, है ना। कुत्ता आपका रोमंथी नहीं होता है क्योंकि वो घास नहीं खाता है। नेक्स्ट है आपका अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है। इसका पाचन खाद्यान्य में होता है। ध्यान में रखेंगे, अमीबा का जो अंतर्ग्रहण है कहाँ से होता है, पदार्थ में होता है ना। पदार्थ की सहायता से भोजन को वो लेने में प्लस गति प्रदान करता है पदार्थ, जिसको हम फॉस्फेट बोल रहे हैं। तो अंतर्ग्रहण मतलब अमीबा भोजन कहाँ से लेता है, जैसे हम लोग मुँह से लेते हैं, अमीबा कहाँ से लेता है, पदार्थ से लेता है ना। और पाचन कहाँ होता है, तो खाद्यान्य में होता है। तो इतनी बात आपको अच्छे से याद रखना है। इस चैप्टर से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा जा चुका है ना, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, है ना। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सीटेट एग्जाम्स में। तो आज फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को आप देखते रहिए, है ना, रिवाइज करते रहिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछें, है ना। तो वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।